बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज के शो में हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म का रिलीफ पैकेज आया और उसके बाद बैकलैश जो है उसका सिलसिला जारी है। अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है, तनकीद की ज़द में है ये रिलीफ पैकेज। इसके अलावा NA 133 का तज़किरा करेंगे और जमशेद चीमा साहब ने आज मुफाहमत की बात कर दी है। ये क्या बात है, इस पर भी डिटेल से डिस्कशन आज हमारी होगी। 821 अरब की नैब की रिकवरी का मामला है और उसके हवाले से भी मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो डेप्थ में जाएंगे, उसको जानेंगे। और साद रिजवी की नज़रबंदी की दरख्वास्त वापस ले ली गई है। लेकिन सर, सबसे पहले सीनियर सहाफ़ी कुदरतुल्लाह चौधरी साहब, आपके बड़े अजीज़, करीबी साथी, करीबी दोस्त वफ़ात पा गए हैं, खालिक हकीकी से जा मिले हैं। देखिए, कुदरतुल्लाह चौधरी जो है ऑलमोस्ट मेरे हम उम्र थे या 2-3 साल छोटे होंगे और मेरा उनका कमोबेश 24-25 साल का साथ था। रोज़नामा पाकिस्तान के वो ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, उसकी अदालती टीम के सरबराह थे। और मैं क्या बताऊं आपको, आज दिल बहुत बोझल है। आंखें हैं, उनमें पानी है और दिल है कि गम जो है उसकी हुक्मरानी है। ये 24-25 साल जो रफ़ाकत के हैं और सही मानों में वो दरवेश थे। कभी उन्होंने अपनी किसी ज़ाती मुश्किल या ज़रूरत का कोई जिक्र नहीं किया। तनख्वाह वक्त पे मिल गई या नहीं मिली, कम मिली, ज़्यादा मिली, कोई मुश्किल दरपेश है नहीं है, कभी हर्फ शिकायत ज़ुबान पे नहीं आया। और कॉम्पिटेंस ऐसी, बहुत कमाल के न्यूज़ एडिटर, कॉलम निगार, तज्ज़ियाकार और अदारिया नवीस, और तारीख़ पर एक ऐसी गहरी नज़र और मुल्की सियासत पर एक वो चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया थे। एक एक करवट उनकी निगाह में थी। बड़े अखबारी अदारों में काम किया उन्होंने, नवाए वक्त में, जंग में, दिन में। लेकिन जब मेरे साथ उनकी रफ़ाकत कायम हुई, वो फिर आखिरी सांस तक कायम रही और हम एक दूसरे से जुड़े रहे। दावा तो बहुत लोग करते हैं ना दरवेशी का, बिल्कुल, लेकिन वो दावा नहीं करते थे, हकीकी दरवेश, वो हकीकी दरवेश थे। कनात और वो खिलवत के आदमी थे। जो लोग डेस्क पे काम करते हैं ना, जो न्यूज़ डेस्क पे काम करते हैं, जो अदारिया नवीस होते हैं, जो अपने दफ्तरों में, उनको जम के बैठना पड़ता है अपनी जगह पे। वो मजलिस के लोग नहीं होते। उनका दफ्तर जो है वही उनकी कायनात होता है। क्या बात, वो उससे चिपके रहते हैं। ये सूफी लोग, काम से मोहब्बत, काम से मोहब्बत, काम काम काम, कोई सुबह से शाम तक। यानी उनको, वो घर में टिक नहीं सकते थे। क्या बात, छुट्टी के रोज भी दफ्तर आते, एक एक लफ्ज़ पे नज़र थी, एक एक चीज़ को देखते, एक एक चीज़ को पढ़ते। बस कोरोना हुआ, सेहत याब हो गए, लेकिन कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। जब भी राब्ता होता, 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई टेलीफोन, कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हो गया हूँ, कुछ कमज़ोरी बाकी है। लेकिन डायबिटिक उनको थी, डायबिटिक थे। मेरा ख्याल है कि दिल जो है उस पर कोई हमला हुआ है और रुखसत हुए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। हमारे जो नौजवान हैं, इतना वसी मुताला, उर्दू ज़ुबान पे दस्तरस, अंग्रेज़ी पे दस्तरस। क्या बात, कमाल। एक ज़माने में तो तर्जमा जो था ना, यानी एक बेसिक ज़रूरत थी। कोई अखबार नवीस जो था वो न्यूज़ डेस्क पे कदम नहीं रख सकता था जब तक अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जमे का वो माहिर ना हो। बिल्कुल। तो बिला के मुतरजम, क्या बात, मुल्क की सियासत,
कौमी सियासत और फिर अपने अपने नज़रियात पर कमिटेड, दस्तूर की हुक्मरानी, जमहूरियत, कानून की हाकमियत, बस इनके लिए लड़ते लड़ते, और इस्लाम और पाकिस्तान के वो सिपाही थे बिल्कुल, और जर्नैल भी थे। खुदा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उनको एक आला मुकाम दे जन्नत में, आमीन। और मुझे यकीन है वो सीधे जन्नत में गए होंगे। बेशक बेशक। वो एक कमाल काम से मोहब्बत भी जो है वो भी एक इबादत है बस, और असूल, बेशक, और अपना दियानत, कनात, इस्तकामत, यही एक अच्छे मुसलमान की निशानियां हैं। और बिल्कुल, क्या बताऊं, बिल्कुल वो अगर हमारे शुएब साहब ने शेर भेजा है, शुएब बिन अजीज ने, रोज एक ताज़ा कब्र खोदनी पड़ती है यहाँ, रोज एक ताज़ा कब्र खोदनी पड़ती है यहाँ, दोस्तों ने में सौंपी है मुशक्क़त कैसी। क्या बात, तकलीफ भी है दिल जो है बस रो रहा। बिल्कुल शमी साहब, इसी दुआ के साथ कि खुदा उनकी कब्र को कुशादा करे, रोशन करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम करे। हम आगे बढ़ते हैं, महंगाई का कुछ तज़किरा कर लेते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कल एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया और अपोजिशन की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है, जबकि जो हमारे हुकूमती जमात के वज़रा हैं, मुशीर हैं, उनकी जानिब से दिफा किया जा रहा है। और इसी पर सर जो मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनकी जानिब भी बढ़ते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उधर वज़ीर आज़म की तकरीर ख़त्म हुई और चीनी जो है वो बकटुट हो गई, बिल्कुल, और वो आसमान की तरफ परवास करने लगी। और फिर हमारे दोस्त हैं एक जर्नलिस्ट सोहेल साहब रावलपिंडी में, उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि भाई ये जो पेट्रोल है, ये गैस है, ये नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में है या नून लीग के दौरे हुकूमत में है, ये बाहर से नहीं आते थे, तो फिर ये कैसे कहते बस बाहर से आने वाली चीज़ ज़रूर महंगी होगी। तो पर लोग एक जले हुए हैं, परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ करें कल की तकरीर के महज 10 से 15 मिनट के बाद यूटिलिटी स्टोर पे घी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, इतलाक भी हुआ, घी 55 रुपये तकरीबन और ऑयल 65 रुपये यूटिलिटी स्टोर पे महंगा कर दिया गया था। उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, इतलाक भी। मिफ्ता इस्माइल साहब सर हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शामी साहब। मिफ्ता साहब, तकरीर तो वज़ीर आज़म साहब की आपने भी सुन ली, हमने भी सुन ली। अब ये जो महंगाई है, लोग तो इसके हाथों परेशान हैं, तो आपके पास कोई ऐसा नुस्खा है कि इसे कम कर सके? सर मैं अब इसको कम करने का जो नुस्खा है वो आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में वो बहुत प्यासी बात हो जाएगी। ठीक। लेकिन सच्ची बात यह कि 120 अरब रुपए का इन्होंने पैकेज दिया है। गुजारिश ये है कि हर महीने पाकिस्तानी जो हैं वो कम से कम 140 अरब रुपया खर्च करते हैं सिर्फ आटे के ऊपर। इससे डबल पैसे खर्च करते हैं शायद वो तेल के ऊपर, खाने पीने के तेल के ऊपर और दालों के ऊपर। तो ये किसी ने हिसाब लगाया है कि 5 रुपए फी डे की सब्सिडी बनती है, 13 करोड़ लोगों पे वो दे रहे हैं। तो ये जो 120 अरब रुपया इन्होंने दिया है ये एकदम नाकाफी है। उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने शुनीद दी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे वो। तो उसके बाद से कल से आपने जैसे नोट किया था अभी गुफ्तगू में आपने कि जब से वजीर आजम साहब की तकरीर आई है उसके बाद 25-30 रुपए चीनी बढ़ गई है, तो पेट्रोल की अब शॉर्टेज होना शुरू हो गई, क्योंकि हर पेट्रोल पंप वाले को पता है कि अब जो है वो पेट्रोल महंगा होने लगा है, तो वो भी जखीरा अंदोजी कर रहे हैं जाहिर है, और वो फिर नहीं बेच रहे कि 15 तारीख को पेट्रोल महंगा होगा। तो पेट्रोल की भी थोड़ी सी कमी आ गई है। और जब वजीर आजम साहब 10 रुपए पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ाते हैं तो 200 अरब रुपए वो लोगों की जेब से ले जा चुके होंगे। तो 100 अरब का पैकेज देके इन्होंने क्या वो कर लिया, मेरी समझ से बाहर है। मगर वो कहते हैं कि हम तो जनाब बहुत ही यानी टारगेटेड सब्सिडी देंगे, जब दुकानों पे जाएंगे लोगों के पास एक सिम होगी, ऐप होगी, और वहाँ से उनको कीमत कम हो जाएगी, उनको दाल पर भी, घी पर भी, आटे पर भी, और ये तो बहुत साइंटिफिक तरीका है सब्सिडी देने का। तो फिर ये अगर ये ना करें, ये अश्कशोई ना करें, तो करें क्या फिर? सर ये बात तो आप अगर ये मान लेना कि टारगेट तरीके से भी दे सकते हैं, तो
तो ये बात भी मान लेना कि सिर्फ ये जितने पैसे हैं 120 अरब रुपए, उसमें तो आप 20% कीमत सिर्फ 1 महीना ही कम कर सकेंगे, 1 या 1.5 महीना, उसके बाद वो पैसे खत्म हो जाएंगे। नंबर 1। तो अगर ये सब्सिडी टारगेटेड भी है और इन्होंने कम भी कर दिया 20% प्राइस, तो वो 1 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती। नंबर 2 सर, कि ये जो बात आपने सही करी एकदम कि करें तो क्या करें अगर ये ना करें तो सर कोशिश ये करें ना कि कीमतें जो हैं वो कम हों, और कोशिश ये करें ना कि डॉलर जो है वो रोज रुपए के सामने ना बढ़ रहा हो। कोशिश ये करें ना कि आप इस किस्म की पॉलिसीज ना करें जहां पे आप जो है 3 साल पहले पाकिस्तान के अंदर आप गंदम जो था वो एक्सपोर्ट करते थे, आज आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। 3 साल पहले पाकिस्तान से आप चीनी जो थी वो एक्सपोर्ट करते थे, आज आप चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं। 3 साल पहले हम जब छोड़ के गए थे तो पाकिस्तान में 11.7 मिलियन बेल्स हमने कपास की पैदा करी थी। पिछले साल आपने 5.9 मिलियन बेल्स पैदा करी, जो कि 35 साल में सबसे कम है। हर ज़राअत के अंदर शोबे के अंदर आपने जो है वो पाकिस्तान को पीछे लेके गए हैं। हर मईशत के हर शोबे में आप पाकिस्तान को पीछे लेके गए हैं। तो जब तक कि खान साहब और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो कि चीनी की मिलों के मालकान हैं, दीगर चीजें करते हैं, जब तक कि ये टीम रहेगी तो महंगाई तो रहेगी। क्या जरूरत थी बुजदार साहब को 8 लाख टन गंदम उनको पोल्ट्री फीड को देने की? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने पैसे लेके दिया या किसी अफसरान ने पैसे लेके दिया है, लेकिन कभी भी हम गंदम जो था वो पोल्ट्री फीड में नहीं देते थे। अब आपने ये करना शुरू कर दिया। क्या जरूरत है कि आज आपके अटक के जो वीट के अफसरान हैं वो पगड़ी पे लगते हैं, नौकरी पे, और पैसों से लगते हैं, और वो वहां से स्मगल करवाते हैं अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जब आप खुद ही आपकी हुकूमत के लोग ये चीजें स्मगल कराते हैं पाकिस्तान के बाहर, मिफ्ता साहब वो कहते हैं कि दुनिया भर से पेट्रोल हमारे यहाँ सस्ता है, इंडिया से सस्ता है, बांग्लादेश से सस्ता है, और जो कुछ कर गए हैं तो मिफ्ता साहब कर गए हैं या डार साहब कर गए हैं, वो क्या करें? सर एक तो ये कि हमें गए हुए भी 3.5 साल हो गए, डार साहब को गए हुए 4.5 साल हो गए। तो अगर 4.5 साल और 3.5 साल में भी आपसे चीजें नहीं संभल रही तो शायद गलती आप नहीं है। दूसरी गुजारिश ये कि बाहर से पेट्रोल तो हमारे जमाने में भी आता था, उस जमाने में भी कोई पाकिस्तान में से तो पेट्रोल नहीं बन रहा था। ठीक। और तीसरी बात ये कि ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनसे पेट्रोल पाकिस्तान में सस्ता है, लेकिन ऐसे भी ममालिक के मैं नाम बता सकता हूँ जिनसे पाकिस्तान में महंगा है। आप ये देखें ना कि पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद के हिसाब से वो क्या है। अगर बरतानिया में वो पेट्रोल पाकिस्तान से महंगा है तो बरतानिया के एक शहरी की कुव्वत खरीद तो देखें ना सर। ठीक, मगर ये मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात है कि हिंदुस्तान के भी एक शहरी की कुव्वत खरीद हमारे पाकिस्तानी से औसतन 50% ज्यादा है। ठीक है, और यही हाल बांग्लादेश का हो चुका है सर। इस पहले 4 महीने में बांग्लादेश के एक्सपोर्ट जो हैं वो 22% बढ़े, और बांग्लादेश का पिछले महीने का एक्सपोर्ट $4.5 बिलियन का था। तो बांग्लादेश तो अब क्या मैं बोलूँ आपसे, थोड़ा सा आगे निकल गया हमसे। ठीक है, तो मिफ्ता साहब आपके ख्याल नहीं कोई मुदावा है? यानी वो तो कहते हैं कि ये जो अपोजिशन है अगर ये पैसे ले आए वापस जो लूटे हुए हैं तो वो आधी कीमतें कम कर देंगे, और वो अपोजिशन लीडर से इसलिए हाथ नहीं मिला रहे कि वो करप्ट लोगों से हाथ नहीं मिला सकते। करप्ट लोगों से हाथ नहीं मिलाते क्योंकि अपने दोस्तों से हाथ मिलाना छोड़ दिया है उन्होंने क्या? मतलब खान साहब जो है ना सर, इससे पहले कि वो किसी और खानदान की बात करें ना, पहले वो अपने खानदान में देखें। कभी देख लें कि अलीमा बाजी को किस तरह उन्होंने वो मिला था सादिक अमीन का पैकेज। मुझे तो ये बतलाइए ना शामी साहब कि वो तोशा खाना की जो घड़ियां थी जो सपोजिटली बेच दी गई हैं, यार मुझको भी तोशा खाना, मुझे भी एक घड़ी गिफ्ट मिली थी, मैं कुवैत गया था तो मैं तो आया, मैंने तोशा खाना में जमा करवा दी। शायद अब्बासी मेरे साथ गए थे, उन्होंने आए, उनको घड़ी जमा करा दी। नवाज शरीफ को मिलती थी वो तो आके जमा करा देते थे। हमारे यहाँ तो नवाज शरीफ साहब के यहाँ तो छोटे बेचारे मिलिट्री के जो अफसर होते थे ADC, वो भी जमा करा देते थे घड़ियां, गिफ्ट मिलती थी। तो आप तोशा खाना की घड़ियां तो आप बेच आते हैं, डायमंड के सेट तो आप बेच आते हैं, सोना तो 300-300 तोला सोना तो आप बेच आते हैं, फिर आप किस मुंह से दूसरों को बोलते हैं करप्शन करने का? मैं तो आपको 2 नहीं 4 खानदान का नाम बता सकता हूं। मैं आपको खुसरो बख्तियार के खानदान की बताइए, उस्मान बुजदार साहब के खानदान का बताइए, खुद इमरान खान के खानदान का बताइए, लेकिन इन सब खानदान, और इमरान खान साहब के पास तो हुकूमत है। अगर इनको लग रहा है कि किसी अपोजिशन के लीडर ने कोई चोरी करी है तो लाए ना, केस करे, झूठे बौतान क्यों लगाता है? मगर मिफ्ता साहब कोई मुदावा तो होगा ना, आखिर लोग तो चीख रहे हैं,
कोई यानी कोई आप तजवीज़ ऐसी तो पेश करें ना, कोई दे दें, कोई रिलीफ पैकेज आप भी तो देना कौम को। सर रिलीफ सर आसानी है थोड़ी सी, आप देखें सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, थोड़ी सी मीडियम टर्म ये है कि आप थोड़ा सा DAP को सस्ता करें, थोड़ा सा यूरिया को सस्ता करें, ताकि पाकिस्तान में इन चीज़ों की पैदावार ज़्यादा हो। आप जब तक के पाकिस्तान गंदम चीनी वगैरह में खुद कफील नहीं होगा, हम सस्ती कैसे कर सकते हैं? मिस्टर साहब, हुकूमत का दावा है कि पैदावार पिछले कई सालों से ज़्यादा हो रही है, गंदम चीनी जिसकी बात करें, कपास की बात कर लें, वो ये दावा कर रहे हैं। भाई देखें, कपास की पिछले साल जितनी पैदावार हुई है 30 सालों में सबसे कम हुई है। गंदम की पैदावार अगर हुकूमत का दावा मान लेते हैं और हुकूमत कह रही है कि ज्यादा हुई है, तो मुझे ये बताया ना कि गंदम फिर महंगा क्यों हो रहा है? मतलब इस वक्त आप मुझे दिखा दीजिए कहीं पर अगर आटा आपको 75 रुपए कम किलो से कम मिल जाए, चक्की का अच्छा आटा, तो मुझे बता दीजिए 135 रुपए में आपको चीनी नहीं मिल रही। तो आप मुझे दिखा दीजिए, अगर ये इतनी चीजें, इतनी आप पैदावार ज्यादा है, तो ये इकोनॉमिक्स तो ये आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि फिर चीजें सस्ती हो जानी चाहिए। वो कह रहे हैं बांग्लादेश से सस्ता है आटा अभी भी। यार बस लोग बोलो कि बांग्लादेश ने जितने रोजगार भी ले आओ ना, मतलब आप ये ढूंढ सकते हैं कि शायद बांग्लादेश से हमारा आटा ज्यादा महंगा है, हिंदुस्तान से हमारी घी महंगी है, चीनी कहीं और से सस्ती, एक एक चीज ढूंढ लेंगे, पागलपने की बात है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ओवरऑल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन हिंदुस्तान के अंदर 1 जनवरी से लेकर आज तक 4% हुआ है। 1 जनवरी 2020 से लेकर आज तक 4% हुआ है। पाकिस्तान में इस अरसे के दौरान फूड इन्फ्लेशन जो है वो 20% है। इसमें क्या बहस है? आप एक एक नंबर उठा लें, वो तो हर महीने रज़ाक दाऊद साहब कहते हैं कि इस बार हमने बनियान बहुत बेच दी, इस बार हमने मोजे ज्यादा बेच दिए। तो टोटल एक्सपोर्ट तो आपने पहले 2 साल नून से कम किया है। आप बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज आप नैरेटिव से तो नहीं होती ना, हर चीज व्हाट्सएप फॉरवर्डों से तो काम नहीं चलते ना, मुल्क तो नहीं चलते इससे। इसका मतलब ये हुआ कि इसी तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा और यही सूरत हाल होगी और इसी के अंदर रहना है और सांस लेना है। सर या इमरान खान हो सकता है या माशी तरक्की हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जिस आदमी ने जिंदगी में कभी एक पैसा नहीं कमाया हो क्रिकेट के बाद, जिस आदमी ने हमेशा दोस्तों के मतलब उस पर जिंदगी गुजारी हो, जो आदमी 300 कनाल के मकान में रहता हो और 1.5 लाख रुपए साल का टैक्स भरता हो, उसको अगर आप मुल्क की मईशत की बागदौड़ दे दें तो यही होगा जो हो रहा है। ठीक है। और इस बात का मिफ्ता साहब आप एतराफ़ करते हैं कि जो आलमी सतह पर महंगाई है, जिस पेट्रोल की कीमत की बात कर लेते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने एक माना था, इस बात का एतराफ़ किया था कि जो मौजूदा हुकूमत है वो टैक्स कम ले रही है उनकी हुकूमत से। भाई दुनिया भर में पेट्रोल महंगा है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। दुनिया भर में चीजें महंगी हुई हैं, इसमें हम बहस नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर सब जगहों पे महंगाई है तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान से 3 गुना ज्यादा महंगाई क्यों है? पाकिस्तान में बांग्लादेश से डबल महंगाई क्यों है? पिछले साल इकोनॉमिस्ट ने मैगजीन ने एक वो करा था, काउंट करा था कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे महंगा तरीन मुल्क, 3 महंगे तरीन मुल्क कौन है, तो जिसमें इन्फ्लेशन हाईएस्ट हो तो टर्की, अर्जेंटीना और पाकिस्तान था। तो पूरे यूरोप में किसी मुल्क में इतना इन्फ्लेशन नहीं था, पूरे एशिया में किसी मुल्क में इतना इन्फ्लेशन नहीं था, पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं था। तो कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है ना, आपको नजर आ रहा है कि इन लोग। तो मिफ्ता साहब, अगर आपको हुकूमत दे दी जाए तो आप कोई जादू की छड़ी है आपके पास जो मसाइल हल हो जाएंगे फौरी तौर पर? जादू की छड़ी नहीं है। हम इस मुल्क में रहते हैं, हम पैदा भी यहाँ पे हुए, मरेंगे भी यहाँ पे और कब्रिस्तान भी हमारे यहाँ पे हैं खानदानों के। जादू की छड़ी नहीं है। मतलब ये है कि इस मुल्क को आपको मेहनत करके ठीक करना है। किसी मुल्क में जादू नहीं होता, ना हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर जादूगर है, ना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जादूगर नहीं है। सब मेहनत करते हैं। ये जादू वादू के चक्कर से हमको निकल के मेहनत करके काम करना होगा, लेकिन सिंसियरली। एक गवर्नर साहब आके बोल देते हैं कि डॉलर गिर जाए तो बड़ा अच्छा है, इस किस्म की बातें करने वाले नॉन सीरियस लोग जब तक यहाँ पे होंगे तो पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक है मिफ्ता साहब, आप टॉप 3 अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसे क्या वो नकात हैं जो आप देंगे मौजूदा हुकूमत को, ऐसे क्या इकदाम हैं जो आप सजेस्ट करते हैं कि अगर आप दोस्त होते, आपसे पूछा जाता, आपसे हाथ मिला लिया जाए, लेट्स सपोज, वो ऐसे कौन से 3 इकदाम हैं जो आप कहेंगे हुकूमत से? भाई एक तो ये कि रुपए को आप डिवैल्यू होने से रोकें। नंबर 1 ये बहुत जरूरी है कि रुपए को डिवैल्यू होने से रोकें। ठीक है। नंबर 2 ये जो आप बिजली और गैस की लोड शेडिंग करना करते हैं और फिर उसके बाद आप वो बातें करते हैं, ये चीजें गलत हैं। आप DAP की प्राइस सस्ती करें, यूरिया की प्राइस सस्ती करें ताकि फार्म आउटपुट अगले साल से बढ़े। इस साल तो जो मतलब होना है वो हो ही गया है, अगले साल से अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ठीक है। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और शामिल साहब, बस खान साहब ने कहा कि 2 ख़ानदानों से मेरी दोस्ती हुआ करती थी, दुश्मनी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इनसे मेरी दोस्ती 25 साल पहले की बात कर रहे हैं। बस इस पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या किस दोस्ती की बात है? दुश्मनी का मसला नहीं है। देखिए,
जिसने भी कानून की खिलाफ वर्जी की है उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए दूसरे मुल्कों में जो मुहज़्ज़ब मुल्क हैं कभी वज़ीर आज़म इस तरह के बयानात नहीं देते। अदारे अपना काम करते हैं। बरतानिया में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, न्यूजीलैंड में चले जाइए, जहाँ पार्लियामानी निज़ाम है ना, वहाँ बिल्कुल वो अदारे अपना काम करते हैं। जो तफ्तीश करने वाले हैं, जो इंसाफ करने वाले हैं, हुकूमत अल्ज़ाम तराशी नहीं करती, हुकूमत मुकदमात कायम नहीं करती, हुकूमत अपने मुखालफों को नहीं लगेती। तो खान साहब के पास हुकूमत है, उनको तो यही समझ में नहीं आ रहा कि नैब का कानून कैसा होना चाहिए। कभी एक तरमीम आती है, कभी दूसरी आती है, कभी वापस ले लेते हैं, कभी फिर दोबारा दाखिल कर देते हैं। अभी तो नैब के जिस चेयरमैन को मुअत्तल बरतरफ करने का इख्तियार अपने हाथ में ले लिया, हाथ में चला गया। फिर उसके बाद मालूम हुआ नहीं, अब फिर ये वापस दिया जा रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। खुद अटॉर्नी जनरल जो है हुकूमत के, वो इसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो आप इसका मतलब ये है कि एक कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सोच समझ के काम नहीं किए जाते। जो वजीर आज़म की कानूनी टीम है वो भी अटकल पच्चू मार रही है। कभी वो कहते हैं ये फरोग नसीम साहब, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस इस तरह नहीं होता कि कभी आपने छलांग लगा दी, कभी आप सीढ़ियों पे बैठ गए, कभी आपने यानी एक मंजिल पे चले गए, कभी दूसरी मंजिल पे चले गए। ऐसा नहीं होता, ये एवोल्यूशन नहीं है, ये नकम्मापन है। आप एक काम कभी कान इधर से पकड़ते हैं, कभी उधर से पकड़ते हैं। तो इसलिए वजीर आज़म को इन मामलात पर अपने मुखालफिन पर तान तोड़ने के लिए वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करें, अदारों को मजबूत करें, उनको काम करने दें, वो खुद जाने, उनका काम जाने। आप आवाम को रिलीफ दें। आप अपनी हुकूमत करें, गवर्नेंस बेहतर करें, ठीक, आप उसकी फिक्र करें। बिल्कुल ठीक है। हमें ब्रेक के जाने पड़ना है सर, और नाज़रीन वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। शमी साहब आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में, और मैं फ़ौरन आपसे जानना चाहूँगा कि साद रिजवी साहब की जो नज़रबंदी की दरख्वास्त थी वो वापस ले ली गई है, इस पर रोशनी डालेगा कि मामला किस नज़रबंदी के खिलाफ जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में, वो वापस ले ली है। लगता है कि हुकूमत से उनको रिलीफ मिलने वाला और उनको उनकी जो जमात है उस पर जो कालदम का लगाया गया था, क्या कहें, तखल्लुस, टैग कह दें, वो भी समरी मंजूर कर ली है मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत ने। तो इसलिए उनको तवक्को है कि जो मुआहिदा उनका है उसके मुताबिक उनको रिलीफ मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली है। ठीक है, अब इंतज़ार करें इसका। ठीक है, इसका इंतज़ार करते हैं। तब तक आगे बढ़ते हैं। और 821 अरब की नैब रिकवरी का ये मामला है, और ये पैसा नैब का जो दावा है कि रिकवर किया गया, लेकिन ये पैसा कहाँ पर है? कौमी ख़जाने में जमा नहीं करवाया गया। आमिर सईद अब्बासी इस पर सर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आप ये बताइए कि नैब का जो दावा है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी ज़ेर बहस आया कि 821 अरब रुपए की रिकवरी उन्होंने की है। वजारत ख़जाना कहती है कि हमारे पास 6.5 अरब आए। तो ये नैब वाले क्या कहते हैं, ये बाकी पैसे कहाँ गए? जी शामिद साहब, ऐसा है कि जो नैब जिन मेगा करप्शन केसेस की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या रेफरेंसेस फाइल करता है, उसमें 50% से ज़्यादा केसेस तो ऐसे होते हैं जो आवाम के साथ होने वाले फ्रॉड्स हैं, या जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ के हैं या मुजारबा के हैं। उनमें जो रिकवरीज होती हैं वो बराह रास्त आवाम को वापस कर दी जाती हैं। इसके अलावा जो बैंक लोन्स हैं वो भी, जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है वो भी बैंक्स को वापस कर दी जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट है वो भी बैंक्स को जाता है। इसके अलावा अगर जो कोर्ट फाइन्स हैं उनमें से कुछ अगर फाइन्स हैं वो बैंक्स की तरफ से होते हैं, वो जमा करवाए जाते हैं। और इनडायरेक्ट रिकवरीज हैं, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है, नैब जो बताता है कि इनडायरेक्ट रिकवरीज की सबसे ज़्यादा अमाउंट है और वो 500 अरब है। और उसमें नहीं, उससे क्या मुराद है? अगर किसी को इनडायरेक्ट रिकवरी से क्या मुराद है?
जी उसमें जी उसमें यह है कि अगर किसी को ज़मीन की अलॉटमेंट की गई है और ज़मीन की मालियत है 10 अरब रुपए, और अगर वो अलॉटमेंट इलीगल है, नैब उस पर इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, रेफरेंस फाइल करता है, तो अगर प्ली बार्गेन होती है या उसमें अगर वो कैंसिल हो जाती है ज़मीन की लीज, तो वो जो 10 अरब रुपए की ज़मीन अगर वापस आई है तो वो भी नैब ये कहता है कि वो हमने रिकवरी की है। तो ज़मीन की मालियत का तयन कैसे होता है? इलीगल अलॉटमेंट, आप 2 अरब की ज़मीन है, आप उसे 5 अरब की कर दें जी, ये इसका मतलब जी ऐसे ही है कि वो मार्केट वैल्यू से एवेल्युएट करते हैं। नहीं, नैब हुकाम को ये नहीं चाहिए कि वो सारी तफसील लोगों को बताएं कि ये किस किस तरह की रिकवरी है, ताकि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। वगरना कौमी ख़जाने में तो 6 अरब गया, ठीक है, जो लोगों को मिल गए पैसे वो भी, जो बैंकों को मिल गए वो भी, जो आपने एसेट्स ले लिए वो भी, तो ये तफसील जारी कर दें एक। जी वो ब्रेकअप उनके मुताबिक, नैब हुकाम के मुताबिक वो एक ब्रेकअप तैयार कर रहे हैं, और वो जैसे ही स्टेट बैंक और जो नेशनल एक्सचेकर में होने वाली जो रकूम है उनकी डिटेल्स जारी की जाएंगी। लेकिन जो ब्रीफ एक जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन के जरिए रकूम आई हैं वो 76 अरब रुपए की हैं, बैंक लोन से जो आई हैं वो 121 अरब रुपए की हैं, और जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स हैं, जो कर्ज की जो रीस्ट्रक्चरिंग की गई है वो 59 अरब रुपए की है, जो कोर्ट फाइन्स हैं वो 45 अरब रुपए के हैं, और जो इनडायरेक्ट रिकवरी हैं वो 500 अरब रुपए की हैं। सो ये एक ब्रेकअप है जो बताया गया है कि इसमें 821 अरब रुपए में ये जो रकूम है, इनमें से जो प्ली बार्गेन की है वो 76 अरब है, और ये सारी तफसील जो है जारी की गई है। अब इसमें जो तमाम तर डिटेल्स हैं तफसीली वो आने वाले दिनों में जारी की जाएंगी, और उसके लिए नैब जवाब भी तैयार कर रहा है जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी जमा करवाया जाएगा और मीडिया को भी जारी किया जाएगा। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर अभी उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो रियासत पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट हो। वो अपने क्लेम्स तो दे रहे हैं और वही हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया जिसमें स्टेट जो नेशनल एक्सचेकर है वहां पर जो रकूम जमा हुई है उसकी जो डिटेल है वो जारी की जाए। जो है आमिर, आपने हमें आगाह किया और आपने भी जो नैब हुकाम से गुफ्तगू की उसके हवाले से सारा जो मामला सर वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं सर। क्लियर तो हो गया है, लेकिन इसकी अभी तहकीकात होनी है और इसके हवाले से भी ऑडिट करवाया जाएगा, चेयरमैन कमेटी की जानिब से ऐलान कर दिया गया। शमीर साहब आगे बढ़ते हैं। NA 133 का मामला है और जमशेद चीमा साहब आज जमशेद चीमा साहब ने अपील किया जो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे कि भाई मरियम से और शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से कि मुफाहमत की बात करें, ये सर सुना भी देते हैं किस अंदाज था ना उठाएं। बिल्कुल, ये अपने नाज़रीन को सुना भी देते हैं, दिखा भी देते हैं किस तरीके से आज क्या गुफ्तगू की गई। तो उन्हें चाहिए ना कि हमें दे दें इजाज़त, कितना मसला है, हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब से कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब से कर लेते हैं, मरियम बीबी से कर लेते हैं कि जनाब ये अवाम में हल्का है, देख लेते हैं मैंडेट किसका है, लिहाजा टेक्निकल बुनियादों पे बाहर ना करें, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे भी मुफाहमत के बड़े ये प्रचारक हैं, तो मुफाहमत की पहली ईंट यहाँ से रख लेते हैं। ये जो परवेज़ मलिक साहब जो है ना मरहूम, वो यहाँ से मुंतखब हुए थे 2018 में, 99,000 वोट उन्होंने लिए थे, 678। उसके मुकाबले में सेनेटर एजाज चौधरी साहब थे जो 77,231 वोट लिए, यानी सिर्फ 12,000 वोट से वो हारे थे। तो अब ये जमशेद चीमा साहब यहाँ आ गए उम्मीदवार, और शाहिद, डॉक्टर शाहिद साहब हैं, उनका बड़ा अस्पताल है इस इलाके में, वो भी PTI के बहुत बुनियादी रुकन है। वो चाहते थे वो इलेक्शन लड़े कि मेरा अस्पताल है यहाँ, मैं खिदमत करता हूँ, लेकिन टिकट इनको मिल गया। अब जब इन्होंने, कानून कहता है कि आप जिस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे उस हलके का वोटर आपको प्रपोज करेगा और सेकंड करेगा। ये इनसे कोताही हो गई, इन्होंने वो ख्याल नहीं रखा, कागजात मुस्तरद हो गए। हसन हमारे अब अपील की है। हसन साहब क्या तवक्को है, कोई अपील मंजूर हो सकेगी या नहीं? देखें, अभी तो लाहौर हाई कोर्ट के जो इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल है उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दीगर हुकाम को नोटिस जारी किए हैं, लेकिन जो प्ली ली गई है वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है और उसका सेक्शन 60 वो तो ये कहता है कि वहाँ पर बाकायदा जो है वो होना जरूरी है, तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा, और उसके बाद एक PLD भी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 370
वो भी अगर देखा जाए तो उसमें भी बिल्कुल क्लियर है कि तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा उसी हल्के का होना जरूरी है। हैरत की बात ये है कि इतनी बड़ी जमात और जो इस टाइम हुकूमत में भी है और इतनी नाहली से ये काम शुरू किया गया। जमात भी बड़ी है, चीमा साहब भी बड़े हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, कारपोरेट सेक्टर में बड़ी उनकी जनाब धूम है, तो उनसे कोताही हो गई है। अब तो ये मुफाहमत की बात नहीं है, ये तो कोई कानून की बात है। शामिल साहब, कोताही तो नहीं हम ये कह सकते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक साजिश भी है और बड़ी कोताही भी हो सकती है। और दूसरी चीज, इसमें जो जिम्मेदारान थे, जिसमें एजाज चौधरी साहब थे, जिनको एक टास्क सौंपा गया था, बजाय कि वो अपने बेटे की कैंपेन चलाने और उनको टिकट दिलवाने, और बाकी ऐसे लोग जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशा थे, जिसमें सियाल साहब थे, कलवार और बाकी अफराद थे, उनको बजाय के मामला को बेहतर बनाने के उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। मगर चीमा साहब जो है, चीमा साहब को खुद भी तो देखना चाहिए था, उनके भी बड़े नामी गिरामी वकील उनके पास मौजूद हैं, उनकी खिदमत हासिल कर सकते थे। लेकिन शामिल साहब, इन्होंने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया कि कवरिंग कैंडिडेट सिर्फ उनकी अहलिया हो, मुसर्रत जमशेद चीमा, और किसी को कवरिंग कैंडिडेट नहीं लिया, ना ही हुकूमती पार्टी में से किसी फर्द को कागज जमा करवाने की इजाजत दी गई। चलिए, इख्तलाफात माहौल में बहुत ज्यादा देखने में आए हैं इस मामले पर, और अब तो नजर आता है कि शायद ये अपने ट्रिब्यूनल ही को डिसीजन करेगी। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया, नोटिस जारी किए गए, वो तो अपना वही बयान देगी जो उनकी जाने से पहले बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका वक्त के लिए। और शामिल साहब, इस पर मैं एक आपकी बस टेक लेना चाहता हूँ कि जिस तरह के अब पीटीआई में, वो बैरिस्टर दाऊद गजनवी साहब नहीं हमारे साथ सर, वो कोशिश की जा रही है उनके साथ राब्ते की। बैरिस्टर दाऊद गजनवी साहब जो हैं वो अमरीका गए हुए हैं, बिल्कुल, और आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, राब्ता भी उनसे हो गया हमारा। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शामिल साहब। यहाँ आपकी कितनी मुलाकातें हुई हैं, किस किस से हुई हैं, क्या नतीजा निकला है? देखें शामिल साहब, मैं जब से आफिया ने अपनी पार्डन पिटिशन यूएस प्रेसिडेंट को भेजी है, तो उसके बाद जो एक ही रास्ता रह जाता है वो ये रहता है कि आप जो प्रेसिडेंट के करीब जितने सेनेटर या कांग्रेस पीपल होते हैं, आप उनसे लॉबी करते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस इशू को टेकअप करे प्रेसिडेंट। तो मैं जब पाकिस्तान से आया था अमेरिका मंथ को, तो दो लोगों से मैंने मुलाकात की है। एक तो बड़े इम्पोर्टेंट सेनेटर हैं बॉब मेनेंडेस, वो इस वक्त जो हैं वो सेनेट के अंदर फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयर हैं। उनसे मैंने बड़ी डिटेल में बात की है, और उसमें मैंने इशू यही रखा है कि सबसे पहले तो मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं वॉर ऑन टेरर में, उसको कंसिडर करके इस इशू को क्लोजली देखा जाए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने ये की है कि जब से तालिबान का इनखलाब हुआ है अफगानिस्तान में, आफिया के ऊपर प्रिजन के अंदर अटैक्स बढ़ गए हैं। पिछले 5-6 महीनों में 3 दफा उन पे ये अटैक्स हुए हैं, और रिसेंटली तो एक इनमेट ने उनके ऊपर अटैक किया है। तो उनकी जो जान है वो जेल में खतरे में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर वक्त कांस्टेंट फियर के अंदर है, और वो हेट टारगेट का विक्टिम बनती जा रही हैं। कल जो मेरी इंपॉर्टेंट सबसे जो मीटअप था वो था शीला जैक्सन ली के साथ। अब शीला जैक्सन ली वो खातून हैं जो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट बाइडेन के करीब रही हैं और हैं अभी भी, और दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानियों के सबसे करीब है वो, जो यहाँ पे पाकिस्तानी ह्यूस्टन के अंदर है। उन्होंने तो कल बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझसे तो कभी आफिया के बारे में किसी ने बात भी नहीं की, ना पाकिस्तानी ऑफिशियल ने, ना किसी पाकिस्तानी शहरी ने जो वहां पर मौजूद है। मैंने उनको पूरा केस डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अब आपको तवक्को है कि सदर अमेरिका यानी पार्डन दे सकते हैं? देखें, इसके अंदर सबसे बड़ी जो इन्वॉल्वमेंट है, कल हमारे जो एम्बेसडर साहब थे और मुशाहिद हुसैन, वो भी शीला जैक्सन से मुझसे पहले मीटिंग में मिलने आए हुए थे। मैंने उनसे भी यही बात किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे, उसके मेंटल हेल्थ इशू को कंसिडर करे। और शीला ने मुझसे ये पूछा है कि अगर वो पाकिस्तान वापस आती है तो क्या पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। ठीक है, और आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। दाऊद गज़नवी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वकील। नाज़रीन वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहे। इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।